welcome to my channel. So, today we have a beautiful topic, Dust of Snow. It is a poem written by Robert Frost. So, student, do you know who is Robert Frost? Before starting these things, let us have a talk. स्टूडेंट्स, आपके साथ जरूर ऐसा हुआ होगा कि आपकी मम्मा ने या आपके किसी फैमिली मेंबर ने आपको ये बोला होगा, जाओ छत पे जो क्रो है उसे भगा दो। क्योंकि पता है क्रो जो है ना, क्रो जो है वो सिंबल है सौरों का। ऐसा माना गया है, ऐसा हमारे हिंदू कल्चर में माना गया है कि क्रो जो है वो सिंबल है सौरों का। अगर क्रो घर के छत पे आके बैठता है तो ऐसा घर में बोला जाता है कि ये जो है सिंबलाइज करता है सौरों का कोई बैड न्यूज आने वाला है। इसलिए मम्मा बोलती है या घर के कोई मेंबर्स बोलते हैं कि इस क्रो को जाके भगा दो। ठीक है, तो वैसा ही इस पोम में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कि कैसे किस तरह डिफरेंट चीजें जो है कॉन्ट्रास्ट के रूप में यूज हुई है, और ये डिफरेंट चीजें कॉन्ट्रास्ट में यूज होके क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। सो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कैसे क्रो और स्नो ये दोनों आपस में इंटर रिलेट होके एक कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट कर रहे हैं। और यहां पे एक चीज हम लोग और जानेंगे, हेमलॉक ट्री, जो कि आप लोग जानते हैं कि जो पॉइजनस होता है। हेमलॉक ट्री कैसा होता है? ये पॉइजनस ट्री है, और ये भी जो है एक क्रिएटिव सिचुएशन को क्रिएट करता है। इस पोम में क्रिएटिव सिचुएशन को क्रिएट करता है। सो स्टार्टिंग विद द पोम, द वे अ क्रो took down on me the dust of snow from a hemlock tree. The first thing I want to tell you, what is the meaning of dust here? यहाँ पे डस्ट का मतलब कोई मिट्टी धूल कंकड़ नहीं है। यहाँ पे डस्ट का मतलब है स्नो फ्लैक्स, टाइनी स्नो फ्लैक्स। यहाँ पे डस्ट का मतलब क्या है मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। यहाँ पे डस्ट का मतलब है टाइनी स्नो फ्लैक्स। आपने ऐसा बहुत बार देखा होगा या सुना होगा, अगर आप कभी विजिट पे गए होंगे जम्मू एंड कश्मीर, तो आपने देखा होगा कि वहां पे स्नोफॉल होता है। तो ये जो टाइनी स्नोफॉल है ना, वहां पे डस्ट इन सारी चीजों को बोला जा रहा है। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है यहाँ पे टाइनी स्नो फ्लैक्स के बारे में बताया जा रहा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि इस पोम के पोएट हैं, वो एक बार एक प्लेस पे घूमने जा रहे होते हैं। जब वो घूमने जा रहे होते हैं तो उनका मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ रहता है। वो किसी चीजों से बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए वो चल रहे होते हैं और किसी चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी उनके सामने वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरते हैं, और जैसे ही वो उस ट्री के नीचे से गुजरते हैं तो वहां पे ये इंसिडेंट्स को एग्जैक्टली नहीं बताया गया कि वो क्रो वहां पे बैठा था या क्रो वहां पे बैठ के आके उड़ गया। कुछ ऐसी चांसेस हुई होगी जिसके कारण स्नो के जो फ्लैक्स, टाइनी फ्लैक्स हैं, वो उस पॉइंट के ऊपर स्नो के टाइनी पार्टिकल्स गिरे। और जैसे ही ये टाइनी पार्टिकल्स उनके ऊपर गिरे, उनका मूड जो पहले सौरों में था, कब जो टेंशन में था, जो वो परेशान थे, अब वो चेंज होके थोड़ा सा वो खुश हो गए। ये इंसिडेंट्स आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा। स्टूडेंट्स, आपके साथ ये इंसिडेंट जरूर हुआ होगा कि बरसात के दिनों में आप कहीं घूमने गए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और रास्ते में एक पेड़ के नीचे से जब आप क्रॉस करते हैं तो कोई बर्ड जो है पेड़ के ऊपर बैठा रहता है और अचानक से वो उड़ता है। जैसे ही वो बर्ड वहां से उड़ता है तो बरसात के दिनों में आपने नोटिस किया होगा कि उस लीव्स पे जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स थे वो आपके ऊपर आते हैं, और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपके ऊपर आते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। द सेम इंसिडेंट उनके साथ भी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के साथ भी रिपीट हुआ। बस वहां पे डिफरेंस बस इतना था कि वहां पे टाइनी पार्टिकल्स थे स्नो के, और यहाँ पे क्या था? रेन था, रेन के वाटर थे। तो ये दोनों इंसिडेंट्स लगभग ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि इन दोनों इंसिडेंट्स में हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पहले से बहुत ही ज्यादा सैड थे, अब उनका मूड स्विंग करता है और वो खुश नजर आते हैं। अब आगे देखते हैं पोम में क्या होता है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had viewed. Now see, has given my heart. अब यहाँ पे क्या होता है कि उनका हार्ट जो पहले से बहुत ही ज्यादा चिंतित था, परेशान था, अब उनके हार्ट में एक चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस क्या होते हैं? वो अपने दिन का जो आधा जो दिन था, जो उनका वेस्ट हो चुका था, अब जो उनके पास वो जो दिन बचा हुआ था, अब वो वेस्ट नहीं होने वाला था। और ये इंसिडेंट्स के साथ वो ये बताना चाहते हैं कि अब उनका जो दिन था वो वेस्ट नहीं होने वाला था। अब यहाँ पे चीजों को समझते हैं। यहाँ पे जैसे ही हिंदू, अगर हम लोग अपनी कल्चर की बात करें या किसी भी कल्चर की बात करें, ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे
कल्चर में हम लोगों ने बहुत बार ऐसा सुना है कि बिल्ली अगर रास्ता काट दी तो उस रास्ते से क्रॉस नहीं करना चाहिए, ये बहुत अपशकुन होता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली ये सारी चीजें एक स्टोरी बनती आई हुई है, उस चीज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक रियलिस्टिक पॉइंट थे, और रियलिस्टिक पॉइंट होने के कारण वो चीजों को बहुत ही नॉर्मली दिखाते थे। वो हर चीजों को बेसिकली वो विलेज लाइफ को या फिर नेचर से रिलेटेड चीजों को, वो सारी चीजों को इतना रियलिस्टिक व्यू में देते थे ताकि वो सारी कॉन्सेप्ट को इजिली क्लियर कर सके। इसलिए वो इस पोम के जरिए वो दिखाना चाहते हैं कि कैसे एक हैमलॉक ट्री जो पॉइजनस है, एक हैमलॉक ट्री जो पॉइजनस है, एक क्रो जो सॉरो का सिंबल है, और वो भी उनके मूड को, जो वो पहले से सैड थे, वो उनके मूड को चेंज करके क्या कर रहा है, हैप्पी कर रहा है। तो वो इस पोम के जरिए वो बताना चाहते हैं कि हर चीजें जो हमें सॉरो पहुंचाती है, जो हमें दुख देती है, ऐसा नहीं कि वो हमेशा हमें सैडनेस ही फील कराए। हो सकता है कि कुछ इंसिडेंट्स में वो हमें क्या करे, हैप्पी भी कर दे, हमें हमारे हैप्पीनेस का वो रीजन भी बन सकता है। तो इस पोम के जरिए वो बताना चाहते हैं कि कैसे कुछ ऐसी चीजें जो हमारे सोसाइटी में जिसे उसे अपनाया नहीं जाता, उसे बैड बोला जाता है, उसे अच्छी चीजें नहीं बोली जाती, और किस तरीके से वो सारी चीजें एक हैप्पीनेस क्रिएट करती है। आगे चलते हैं, हम लोग मूव करते हैं, इस पोम के बारे में कुछ चीजें और जान लेते हैं जो एग्जाम के पर्पस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ये समझते हैं कि राइम स्कीम, इस पोम की राइम स्कीम क्या है, तो देख लेते हैं। W A E B, again W, this A, again we have E, so B. Now see, second stranger has given my heart, T sound is there, so C. After that, a change of mode, D sound is there, then D, again T, then C will be repeated, again D, then D will be repeated. Now in examination, if the same question will be asked, then what is the rhyme scheme of the poem? The rhyme scheme of the poem is, rhyme scheme of the poem is A A B A B A B A B and C D C D. Basically this type of question you will have in your examination 10th board, so you have to learn it. This is a very easy way to understand how to find the rhyme scheme. You have to only see the last letter, and from there you can understand what is the rhyme scheme of the poem. Next thing you have to know about the figure of speech. As you know, in your 10th exam, you will find in your paper what is the figure of speech in this paragraph. Maybe this paragraph will be there, maybe this paragraph will be there. So there will be a question, what is the figure of speech in the following stanza or in the following line. So in this whole lines, in this whole two stanza, there is enjambment. There is enjambment. I am writing here enjambment. Let me write. Enjambment. This is a figure of speech used here. This is the figure of speech used here. And what is the meaning of enjambment? Whenever you will find enjambment, you have to understand the whole line will continue without any punctuation mark. What is this punctuation mark? Full stop, comma, inverted comma, all these things. You will not find a single comma or single punctuation in the whole sentences. See, the way of crow, there is no any comma, there is no any full stop, there is no any punctuation mark. The whole sentences repeat and repeats on, and at last you will find a full stop. So that is the meaning of enjambment. So it is very easy. You have to learn this spelling, because in your examination, maybe this question will be there. What type of figure of speech in the whole stanza? So there you have to write the whole stanza comprises of enjambment figure of speech. Okay. The second figure of speech used in this poem, that is assonance. That is assonance. I am writing the line also so that you can understand it well. Sook down on me. Sook
down on me. Now see, what is the meaning of assonance? Assonance, if you will find anywhere assonance figure of speech, it means that you will find one thing common. You will find vowel sound repeating again and again in the words. What you will find? Vowel sound repeats again and again in the different word. Here you can see suk, O sound is there. Down, O sound is there. On, O sound is there. So what you are seeing here, in this you find O sound is repeating there, and as you know that O is a vowel. O is a vowel, so O sound is repeating here. So this is assonance. The second figure of speech used in this following line is assonance. Now we have a third figure of speech, that is alliteration. In alliteration, what you will find? In alliteration, you will find the occurrence of the same letter or the occurrence of the same letter at the beginning or closely connected words. So I am giving you an example from here only. See, has given my heart. Has given my heart. You can see here, students, S sound and S sound is repeating here 2 times. So this is alliteration. We have one more example here. And saved some part. And saved some part. You can see S. So this is alliteration. Okay. Let me write here. Occurrence of same letter. Okay, from here you can understand what is the meaning of alliteration. Let me tell you one more example of figure of speech here. See here, dust and snow. Here is also a comparison. Here is a comparison. Here is a comparison between dust and snow. So whenever there is a comparison, we have a metaphor figure of speech. We have a metaphor figure of speech. Now this is all about the dust and snow. If you will learn all these things, this will definitely help you in your upcoming examination, that is your 10th board examination. If you like the video, then please like it, subscribe and share it to your friends.